गाइस आज की वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है। टू फल हाई इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। टू चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। रुद्र एक वीर योद्धा एपिसोड 91। नदी को देखते हुए रुद्रांश ने एक गहरी सांस ली और वहीं पर जमीन पर बैठ गया और ध्यान से उस नदी को देखने लगा। वह ये सोच रहा था कि नदी को पार कैसे करे। अगर वह इसी तरह तैरकर नदी को पार करना चाहता है तब तो यह असंभव सी लग रही थी। पहले तो ये ठंड जिसकी वजह से वह ठीक से तैर भी नहीं पा रहा था और ऊपर से इस नदी के अंदर जो मछलियां थी वह बहुत ही ज्यादा तेज और खतरनाक थी। पलक झपकते ही वह रुद्रांश के पास पहुंच जाती और फिर क्या होता वह तो आप जानते ही होंगे। रुद्रांश को अभी समझ में आ गया था कि अगर वह ये नदी पार करना चाहता है तो उसे कुछ अलग ही रास्ता अपनाना पड़ेगा। रुद्रांश अभी इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसने देखा कि नदी में से एक मछली उछलकर नदी के किनारे पर गिर गई। जब मछली किनारे पर गिरी तो वह मछली तुरंत ही बर्फ में बदल गई। इसे देखकर रुद्रांश उस मछली के पास पहुंचा। रुद्रांश ने उस मछली को ध्यान से देखा और फिर उसे उठा लिया। वह ये जानने की कोशिश कर रहा था कि यह मछली तुरंत ही जम कैसे गई जबकि इतनी ठंडी पानी में भी जम नहीं रही थी। इसके बाद उसके मन में एक ख्याल आया जिससे वह उलझन में पड़ गया। उसने मन ही मन सोचा, मैं जब इस नदी को पार करने की कोशिश कर रहा था तब तो मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन यह मछली जब नदी से बाहर आ गई तो तुरंत ही जम गई। ये कैसे हुआ मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। इसी विचार के साथ वह उसे मछली को ध्यान से देखने लगा। रुद्रांश ने उस मछली को पकड़कर अपनी जगह पर जाने के लिए तैयार हो गया। वह एक कदम आगे बढ़ाया ही था कि तभी उसके पैर फिसल गया और फिर वह मछली रुद्रांश के हाथों से फिसलकर उस नदी में गिर गई। जब रुद्रांश ने अपने आप को संभाला और उस मछली को देखा तो वह चौंक गया। उसने देखा कि जो मछली पानी के अंदर है वह सभी तो जीवित है, लेकिन अगर कोई मछली पानी के बाहर आ जाता है तो वह तुरंत ही बर्फ में जम जाता है। और यह बात उसे उस मछली को देखकर समझ में आ गया था। ये देखते ही रुद्रांश के मन में एक ख्याल आया। रुद्रांश ने मन ही मन सोचा, क्या ये हो सकता है कि इस जगह पर जो भी मछली इस नदी के अंदर है वह सिर्फ इस नदी के अंदर ही जीवित रह सकती है, और मैं जब इस जमी हुई मछली को पानी में गिराया तो कोई भी मछली इसको खाने नहीं आए। इसका मतलब बाहर से जमा हुआ कोई चीज इस नदी के अंदर भी जमी हुई ही रहेगी, और शायद इसी वजह से कोई भी मछली इसको खा नहीं पा रहा है। ये समझ में आते ही रुद्रांश को एक विचार आया। फिर रुद्रांश ने अपने चारों तरफ देखा और उसने देखा कि उससे कुछ ही मीटर दूर बर्फ में एक जमा घोड़ा खड़ा हुआ था, जिसे देखकर रुद्रांश की आंखें चमक उठीं। फिर रुद्रांश ने उस घोड़े के पास गया और अपनी तलवार को अपने अंगूठी से बाहर निकाला और फिर घोड़े की टांगों को काट डाला। इसके तुरंत बाद उसने उसे घोड़े को नदी के किनारे के पास ले आया। फिर उसने उस घोड़े के शरीर को ध्यान से देखने लगा और फिर कुछ देर सोचा और अपनी तलवार को उठाकर उस घोड़े के पेट पर वार करने लगा। कुछ ही बार में रुद्रांश ने उस घोड़े के पेट को अपने तलवार से छेद दिया और फिर रुद्रांश ने उस घोड़े के पेट के अंदर एक खाली जगह बनाने लगा जिसके अंदर हवा रह सके। फिर रुद्रांश ने उस घोड़े को नदी के पास में से कुछ पानी लाकर अपनी स्टोरेज अंगूठी से कुछ कपड़े निकाला और फिर उसे उस घोड़े के छेद को अच्छी तरह से बंद कर दिया और फिर वहां पर उस नदी के पानी को छिड़क दिया। इसके तुरंत बाद वह कपड़ा बिल्कुल बर्फ में बदल गया। वह ये पहले से जानता था कि इस नदी में बर्फ नहीं पिघलता, सिर्फ इस नदी का पानी ही जैसा कि वैसा रहता है, इसके अलावा कोई बाहरी वस्तु इस नदी के पानी में जमा हुआ ही रहता है। फिर रुद्रांश ने उस घोड़े को उस नदी के पानी में उतार दिया। इसके बाद वह घोड़ा अंतर हवा भरा होने की वजह से पानी में तैरने लगा। ये देखते ही रुद्रांश की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, और फिर रुद्रांश ने देर ना करते हुए उस घोड़े के ऊपर चढ़ गया और फिर नदी पार करने के लिए तैयार हो गया। जहां रुद्रांश अब नदी को पार करने के लिए आगे बढ़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ एक आंतरिक कमरे में विक्रांत अपना मुंह खोलकर रुद्रांश के इस कारनामे को देख रहा था। विक्रांत के चेहरे पर अब 12 बज चुके थे। वह अब सदमे में जा चुका था। उसने खुद से ही कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा है मेरी इतनी ज्यादा कठिन चुनौती को इस लड़के ने ऐसे ही पार कर लिया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि यह लड़का ऐसा कुछ कर सकता है।
कोई साधारण व्यक्ति अगर होता तो वह उस नदी को अपनी शक्ति से पार करने की कोशिश करता और विव्रांत ने इसी तरह से ही इस नदी को बनाया था। लेकिन उसको क्या पता था कि एकमात्र 13 से 14 साल का बच्चा इस तरह से और इतनी आसानी से इस नदी को पार करेगा। अब तो उसे अपने ही काबिलियत पर शक होने लगा था। उसके चेहरे पर अब हैरानी, लाचारगी साथ में और मजबूरी के मिश्रित भाव साफ दिख रहे थे। इसके बाद वह खुद में ही बड़बड़ाया, मैं इस लड़के को सच में बहुत ही कम आंका। ये लड़का तो बहुत चालाक है। इसके बाद उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान भी आ गई। हाँ हाँ हाँ, वह जोर जोर से हंसने लगा और बोला, बहुत अच्छे लड़के, मुझे यह उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि तुम इस चुनौती को पार करने का इतना आसान तरीका ढूंढ लोगे। वैसे तो यह चुनौती ऐसे पर नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि मैंने इसमें सिर्फ नदी को पार करने के लिए बोला था, किस तरह से पर करना है यह नहीं बोला था, इसलिए यही सही। ये कहते वक्त उसके चेहरे पर एक संतुष्टि भरी मुस्कान आ गई। रुद्रांश अब बड़े ही आराम से धीरे धीरे नदी को पार करते हुए दूसरे किनारे पर पहुंच गया। जब वहां पहुंचा तो उसने देर ना करते हुए उस संदूक को खोला। जैसे ही रुद्रांश ने उस संदूक को खोला, वहां पर एक काले रंग की रोशनी निकली जो सीधे उसके शरीर में समा गई। जब रुद्रांश ने महसूस किया कि कोई काले रंग की ऊर्जा उसके शरीर में समा रही है, तब उसने उस ऊर्जा को महसूस करना शुरू कर दिया। जब रुद्रांश ने उस काले रंग की ऊर्जा को महसूस किया तो वह हैरान रह गया। उसने देखा कि उस काले रंग की ऊर्जा में आयाम की शक्ति समाई हुई थी। लेकिन वह आयाम की शक्ति अभी निष्क्रिय थी, वह बस उसके शरीर के अंदर घूमती जा रही थी। इसे देखकर रुद्रांश कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। वह इसे समझने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी रुद्रांश ने देखा कि उसके चारों तरफ की वातावरण फिर से बदलने लगी है। इसके बाद धीरे धीरे रुद्रांश फिर से उसी जगह पर पहुंच गया जहां से वह उसने चुनौती में प्रवेश किया था। उसके सामने वही पत्थर था जिसमें उसने उस अष्टकोणीय पत्थर को लगाया था। इसके बाद विभ्रांत वहां पर आ गया और उसने कहा, बहुत अच्छे लड़के, तुमने मेरी दूसरी चुनौती भी पार कर ली है। अब तुम मेरे विरासत को प्राप्त करने के लिए बिल्कुल ही उपयुक्त बन चुके हो। जब रुद्रांश ने ये सुना तो वह चौंक गया। फिर उसने गहरे स्वर में विभ्रांत से पूछा, लेकिन लीडर विभ्रांत, आपने तो कहा था कि 3 चुनौतियां हैं। रुद्रांश की बात सुनकर विभ्रांत ने मुस्कुराते हुए कहा, तो मैंने कब कहा कि तुम्हें तीसरी चुनौती पार नहीं करनी पड़ेगी। यह सुनकर रुद्रांश और भी ज्यादा भ्रमित हो गया और इसी भ्रमित स्वर में उसने विभ्रांत से पूछा, आपके कहने का क्या मतलब है, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। जिसे सुनकर विभ्रांत ने मुस्कुराते हुए कहा, लड़के, तुमने अब तक 2 चुनौतियां पार कर ली हैं, लेकिन तुम्हारी सबसे बड़ी चुनौती तो अब शुरू होगी। फिर उसने आगे कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मेरी विरासत को प्राप्त करना इतना आसान है? ये सुनकर रुद्रांश और भी ज्यादा भ्रमित दिखने लगा। रुद्रांश को भ्रमित होता हुआ देखकर विवांत ने उसकी तरफ देखते हुए आहें भरकर कहा, रुद्रांश, क्या तुम्हें पता है मुझे लोग किस नाम से जानते हैं? ये सुनकर रुद्रांश ने अपना सिर हिलाया। इसे देखकर विभ्रांत ने अपना हाथ हिलाते हुए कहा, विभ्रांत मेरा असली नाम है, लेकिन लोग मुझे आयामी सम्राट के नाम से जानते हैं। विभ्रांत ने धीरे धीरे रुद्रांश की ओर रुख किया और एक गहरी मुस्कान के साथ कहा, तुमने सही सुना रुद्रांश। मैं वही हूं जिसे लोग आयामी सम्राट के नाम से जानते हैं। तुमने 2 चुनौतियां पार की हैं, लेकिन अब तुम्हारी असली परीक्षा शुरू होगी। रुद्रांश चुपचाप खड़ा था, उसकी आंखों में न समझ पाने का भाव था। उसके मन में अनेकों सवाल दौड़ रहे थे। आयामी सम्राट, ये नाम सुनते ही रुद्रांश का दिल धड़कने लगा। वह जानता था कि यह नाम किसी साधारण व्यक्ति का नहीं हो सकता। क्या आप मुझे बताना नहीं चाहेंगे कि आपकी तीसरी चुनौती क्या है? रुद्रांश ने संकोच करते हुए पूछा, उसकी आवाज में कुछ हद तक डर भी था। उसने देखा कि विभ्रांत की मुस्कान गहरी हो रही थी, जैसे वह कुछ बड़ा करने वाला हो। विभ्रांत ने उसकी ओर देखा और कहा, तुमने अपनी हिम्मत और चातुर्य से 2 चुनौतियां पार की हैं, लेकिन मेरी विरासत को हासिल करना तुम्हारे लिए आसान नहीं होने वाला। उसने एक गहरी सांस ली और फिर अपनी बात को जारी रखा, अब तुम्हें मेरी एक विरासत प्राप्त होगी। रुद्रांश चुपचाप विभ्रांत की बातों को सुन रहा था, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि वह कौन सी विरासत देने वाला है। क्या वह विरासत उस अपनी ताकत बढ़ाने के लिए मिल रही थी या फिर कुछ और?
विभ्रांत ने अपनी दोनों हथेलियां फैलाकर आकाश की ओर इशारा किया और फिर एक गहरी आवाज में कहा, मैं तुम्हें अंतरिक्ष की शक्ति दूंगा। इस शक्ति का नाम है आयाम की शक्ति। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम ये शक्ति प्राप्त कर पाते हो या नहीं। और यही तुम्हारी असली परीक्षा है और मेरी अंतिम चुनौती भी। अगर तुम इसे पार कर लेते हो तो तुम्हें एक ऐसी शक्ति मिलेगी जिससे तुम इस दुनिया पर राज कर सकते हो। ये कहते हुए उसने अपनी आंखों को बंद किया और गहरी तन्मयता में आ गया। तभी अचानक चारों ओर एक अजीब सी ऊर्जा फैलने लगी। यह ऊर्जा कुछ समय बाद रुद्रांश के शरीर की ओर बढ़ने लगी। रुद्रांश ने महसूस किया कि कुछ अजीब सा उसके अंदर समा रहा था। ये शक्ति कुछ अद्भुत थी जो उसकी रगों में दौड़ने लगी। वह थोड़ी देर में ही समझ गया कि यह कोई साधारण शक्ति नहीं थी, ये तो वही आयामी शक्ति थी जो उसने दूसरी चुनौती पर प्राप्त किया था, जो अब सक्रिय हो गया था। वह घबराया हुआ था क्योंकि इस शक्ति के प्रभाव से उसका शरीर अजीब तरह से प्रतिक्रिया दे रहा था। विभ्रांत ने ध्यान से उसे देखा और कहा, तुम महसूस कर सकते हो ये शक्ति तुम्हारे शरीर के प्रत्येक हिस्से में समा रही है। ये शक्ति अंतरिक्ष के आयामों से जुड़ी है। अब तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन और तुम्हारी चेतना इस शक्ति से परिपूर्ण हो जाएंगे। रुद्रांश के शरीर में एक जबरदस्त गर्मी फैलने लगी। वह चिल्ला उठा, क्या हो रहा है? उसकी आवाज कांप रही थी क्योंकि उसे असहनीय दर्द हो रहा था। ये दर्द उसकी हड्डियों से लेकर उसके मांसपेशियों तक पहुंच रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका पूरा शरीर टूटकर बिखर जाएगा। विभ्रांत ने एक शांत मुस्कान के साथ कहा, यह तुम्हारी परीक्षा का हिस्सा है। ये शक्ति तुम्हारे शरीर को पूरी तरह से बदलने की क्षमता रखती है, लेकिन इस बदलाव की प्रक्रिया बेहद दर्दनाक होती है। तुम्हें इसे सहन करना होगा, तभी तुम इस शक्ति के असली मालिक बन सकोगे। रुद्रांश का शरीर कांप रहा था। वह जितना दर्द झेलने की कोशिश करता उतना ही ज्यादा वह दर्द महसूस करता। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसकी नसों में आग लगी हो और उसकी हड्डियां पिघल रही हों। हर अंग में अजीब सी खिंचाव की अनुभूति हो रही थी। वह बस यही सोच रहा था कि ये दर्द कब खत्म होगा, लेकिन किसी भी हाल में वह हार नहीं मानना चाहता था। तुम्हें हर दर्द को सहन करना होगा, रुद्रांश। विभ्रांत की आवाज गहरी और ठंडी थी। तुम्हारे शरीर में जो आयाम शक्ति समा रही है वह तुम्हारी सीमाओं को तोड़ेगी और तुम्हें एक नई शक्ति देगी। इस शक्ति का नियंत्रण पाना किसी के लिए भी कोई आसान काम नहीं है। हो सकता है तुम्हारे लिए कठिन हो, लेकिन तुम्हें इसे हासिल करना होगा। रुद्रांश ने आंखें बंद कर लीं और उसने अपनी पूरी शक्ति को इकट्ठा किया। वह हर दर्द को महसूस करता हुआ भी खुद को संयमित रखने की कोशिश कर रहा था। उसे यह महसूस हो रहा था कि वह किसी भंवर में फंसा हुआ है और यदि उसने खुद को खो दिया तो वह कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। इस दर्द को सहन करते हुए उसने अपनी आंखें खोली और पूरी तरह से विभ्रांत की बातों पर ध्यान केंद्रित किया। उसका शरीर फिर से ड्रैगन और फिनिक्स के शरीर में बदलने लगा। उसके चारों तरफ बैंगनी बिजली और नीली आग फैलने लगी। उसके शरीर में से ड्रैगन की दहाड़ और फिनिक्स की चीखें भी निकल रही थीं। धीरे धीरे उसके पीछे एक पंखों की जोड़ी भी निकल आई जो कि बैंगनी और नीली रंग में रंगी हुई थी। तभी रुद्रांश ने ऊपर की तरफ देखते हुए एक तेज चीख निकाली। इसके तुरंत बाद उसकी आंखों में हल्की हल्की लाल रंग उभरने लगी। धीरे धीरे वह लाल रंग और भी तेज हो गई। इसके तुरंत बाद उसके शरीर के चारों तरफ एक लाल रंग की ऊर्जा फैल गई। ये देखकर विभ्रांत चौंक गया। अब उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। उसने मन ही मन में खुद से कहा, तो ये सच है, यह उसी का ही वंशज है। मुझे पता था कि ऐसा करने में सिर्फ इस वंश के लोगों के द्वारा ही किया जा सकता है। ये कहते वक्त उसके चेहरे पर एक उत्साही चमक भी आ गई थी। इधर दूसरी तरफ अब धीरे धीरे रुद्रांश की त्वचा में एक गहरा लाल रंग की ऊर्जा भी फैलने लगी। इसके तुरंत बाद उसके शरीर से एक ऊर्जा से निर्मित 5 फनों वाला लाल रंग का नाग निकलकर फूंफकारने लगा, जिसके फूंफकारते ही खुद विभ्रांत भी एक पल के लिए सहमसा गया। क्या हो रहा है रुद्रांश के साथ? क्या रुद्रांश काबू में कर पाएगा आयाम की